नमस्कार, मैं रंगाराव चौगुले आपके सामने आया हूँ। मेरे पास जो मेरा अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं जब मुंबई में आया 40 साल पहले, तो मुझे पता नहीं था मुंबई के बारे में, मुंबई कैसी होती है, कैसा करना चाहिए मुंबई में आने के बाद। खाली पापी पेट पालने के लिए मैं मुंबई में आया था। धीरे धीरे करके मैं यहाँ वहाँ सब जगह घूमता रहा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। उसके बाद मैं मेरे मामा के बेटे हैं उनके पास गया। उन्होंने बोला मैं तो आरके में ही काम करता हूँ और मैं पेंटिंग भी करता हूँ, आपको वही काम करना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, पैसा तो मिलेगा ना? तो बोले हाँ मिलेगा। तो मैं ऐसा करके आरके स्टूडियो में गया। वहाँ से मेरी एंट्री हो गई। वहाँ से मैंने जब धीरे 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 काम करता गया, शुरू शुरू में ये रंगराज दादा, सुधाकर दादा, इनके साथ मैं काम करता गया। तो 2-4 साल तक उनके पास ही काम करता रहा। उसके बाद में मेरी लाइफ में आ गए वसंत काटकर जी। वसंत काटकर जी जैसे आए, उसके बाद मैं उन्हीं के पास रहा, उनका आशीन बन के मैं काम करता रहा। इन बिटवीन क्या होता था कि कोई ना कोई हादसे होते थे इंडस्ट्री में। जब कोई वर्कर काम करके गिर जाता था तो उसका कुछ नहीं मिलता था, उसको मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिलता था। उन दिनों वसंत काटकर जी, अब्दुल भाई और नारायण पेंटर जी, इन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम था मजदूर यूनियन। वो मजदूर यूनियन 3 सितंबर 1983 में स्थापन हुई। मैं उसी का एक फाउंडर मेंबर बन के मैं भी काम उसके अंदर करता रहा। काम करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैं उसी संस्था का 1998 में ट्रेजरर बना। ट्रेजरर बनने के बाद वहाँ से मैं सीनियर वाइस चेयरमैन बना। उसके बाद में मैं 6 साल जनरल सेक्रेटरी बना। उस दौरान मुझे मालूम पड़ गया कि मज़दूरों के हक़ के बारे में कैसे लड़ना चाहिए, कि जो मज़दूर काम करता है उसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं, ना सोचेगा। मुझे लगा कि हमें इसके बारे में बहुत सोचना है। तो धीरे धीरे करके मैं उसके बीच में आने के बाद, मिथुन दादा जी मेरे साथ थे, उनके साथ काम करने का अंदाज़ भी उनका एक सही था। तो मैं बहुत उनको जानता हूँ, उनकी तरह सारी पर्सनल बातें भी मैं उनसे करता था। अश्विन का कोई भी बात जो होता था मैं उनसे उनके साथ में शेयर करता था, वो मुझे राय देते थे। मिथुन दा से जब मेरी मुलाकात होती थी तो मिथुन दा मुझे बोलते थे, कोई भी जब तुम काम करेगा ना उसको लिख के रखना, हर एक आदमी को लेटर दे देना, पर्ची बना के देना, ताकि वो तुम्हारे पास पेपर का सबूत रहेगा तुमने आगे क्या किया, कैसा करना चाहिए। और वो आज तक मैं उनकी सीख समझ रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं काम करते भी जा रहा हूँ। शुरू अभी मैं इसीलिए करता हूँ, वर्कर जो मेरे काम करने वाले वर्कर, इसमें शटिंग वर्कर है, लाइट वाले हैं, स्पॉट बॉय है, उनके बारे में पहला सोच रहा था और सोचता आज भी हूँ कि जो वर्कर मेरे पर्दे के पीछे काम करते हैं वो आज तक किसी ने देखा नहीं, उनकी भावना क्या होती है मालूम नहीं है। जो स्पॉट बॉय घर में जितनी बीवी हमारी सेवा नहीं करती उससे ज़्यादा सेवा वो सेट पे आके करता है, मगर उनकी तरफ देखने का हमारा नज़रिया आज भी बदला नहीं है। एक स्पॉट बॉय ऐसा करके हम उसको देख रहे हैं। दूसरी बात, जो लाइट वाला इतनी बड़ी HMI लाइट लेके जो अपना खुद शरीर गर्म करके उसके पीछे खड़ा रहता है और दुनिया को उजाला देता रहता है, मगर उसके पीछे का उजाला किसने देखा नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है वो आज भी अंधेरे में है, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। शटिंग वर्कर की अगर बात करेंगे, जो बेचारे इतने बड़े बड़े महलों बनाते हैं, महल बनते हैं, जिस दिन वो काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं महलों का राजा हूँ, मगर जब छत के ऊपर जब वो घर जाते हैं तो उनकी हालत वही वापस अपने घर की तरफ से। तो मेरा ये सोच है कि इनके बारे में आज तक नहीं सोच पाया है, ना सोचा है। तो मुझे क्या करना था कि मैं मिथुन दादा के साथ बैठ के सारी बातें उनको क्लियर करता था, उनको पूरा पेपर के ऊपर लाइन पेपर लेके सारी बातें बता देता था। दादा बोलते थे तूने जो आज तक मुझे बताया वो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। इसलिए दोनों के बीच में हमारा बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, हर बात मैं इनसे शेयर करता था। अश्विन की कुछ भी अगर मेरे से कुछ गलती भी हो जाती थी तो भी मैं उनसे शेयर करता था, दादा मेरे से ये गलती हो गई, क्या करना चाहिए? दादा बोलते ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसा सुधार दे। तो हम लोग अच्छा सा काम करते गए करते गए करते गए करते गए, हमने अच्छा काम किया। मैंने चिंता से मुक्ति करके मैंने एक लाया था, जो भारत गवर्नमेंट ने मेरे को पास भेजा था। 360 MPs को मैंने लेटर लिखे थे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान। तो हमने बहुत अच्छा काम किया। फिर मेरी मुलाकात एक दिन हुई गुरदास कामत जी से। गुरदास कामत जी के पास मैं जब गया था तो उन्होंने मुझे बोला कि भैया मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट कर दो। मैं बोला ठीक है सर, हम आपको क्या सपोर्ट करेंगे, हम खाली यही बोलेंगे कि हमारे जो भी मेंबर है आपको वोट देंगे, उसके बदले में आपको हमारे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें मेरा एक ये स्वार्थ था कि इसकी खातर इनके साथ जाने के बावजूद अगर कुछ मेरा अच्छा फ़ायदा होता है, लोगों के बारे में कुछ होता है, तो मेरे को क्या है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की एज ए असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, जैसे कि नगीना, निगाहें, हीर रांझा, बंजारन, ये मैंने वसंत काटकर जी के साथ की थी फिल्में। वैसे सुधाकर दादा के साथ में जिस देश में गंगा रहती की थी।
वैसे करते 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 मैं जब इंडिपेंडेंट आर्ट डायरेक्टर बना तो उसके बाद में मैंने सीरियल की चंद्रकांता, सुनील अग्निहोत्री जी के साथ कहानी चंद्रकांता की। उनकी और एक सीरियल की थी आगद लग जा। उसके बाद में उनकी फिल्म भी आई थी, उनकी फिल्म आई थी बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी मैंने की। एक फिल्म मैंने की थी चोट इंडिपेंडेंट, जो मैं आर्ट डायरेक्टर था। उसके बाद में एक मराठी फिल्म की थी जो लंदन में जाके मैंने शूट किया था, मुक्काम पोस्ट लंदन। वो उसमें मेरा बहुत अच्छा लगा। लंदन में मैं पहली बार उस टाइम गया था तो मुझे अच्छा लगा उस टाइम, वो फिल्म भी मैंने की है। और धीरे धीरे मैं अपना काम भी करता रहा और यूनियन का भी काम करता रहा, क्योंकि ऐसा नहीं रहा कि इसमें खाली यूनियनबाजी में करता रहा हूँ। मैं अपना काम करता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने भी काम किया छोटा मोटा, जैसे वसंत दादा के साथ तो मैं आज तक करता ही आ रहा हूँ। जो फिल्में वसंत दादा के नाम पे है वो सारी फिल्में में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। अभी सारी फिल्मों का नाम तो याद नहीं आ रहा है, मगर जो चंद नाम है, जैसे आपको मैंने बताया विष्णु देवा थी, शकील बन नूरानी साहब की थी। उसके बाद में नसीब जो पहला शुरू में आई थी, राम तेरी गंगा मैली में बहुत काम किया था। राम तेरी गंगा मैली को तो इतने इतने सर बड़े बड़े लगते थे, तो हमें भी वो मौका मिला कि राज साहब के साथ काम करके देखने का। मनमोहन जी के साथ भी मैंने काम किया, मनमोहन देसाई, उनके साथ भी हमको काम करने का एक मौका मिला। वो भी एक उस टाइम में एक शोम्यान माना जाते थे इंडस्ट्री के, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे काम करने का, कुछ सीखने का मौका मिला। ज़्यादा से ज़्यादा काम हम करते रहे हैं। और सुनील अग्निहोत्री जी का मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे पहली बार एक ब्रेक दिया था। ब्रेक दे के उन्होंने मेरे को आर्ट डायरेक्टर में पहली सीरियल दी, उसके बाद उन्होंने फिल्में दी, उनकी सारी सीरियल मैं करता रहा। उनके साथ मैं 20 साल से काम करता रहा हूँ, जय गणेशा सीरियल से लेके आज तक। उनके हमारे जैसे संबंध भी घरेलू है, अच्छी से चलते हैं। आज जो भी इंडस्ट्री में हमने बहुत काम करने के बाद इंडस्ट्री यही सीखा है, भैया आप एक अच्छा काम करो, अच्छा काम करके आपको लोग दोबारा बुलाएंगे। अगर आपके पास काम अच्छा है तो आपको लोग ज़रूर बुलाएंगे। अगर आपने काम में कोई खोटी किया तो आपको लोग नहीं भूल जाएंगे लोग, मगर आप अगर अच्छा काम करते हो तो लोग हमेशा आपको याद दिलाएंगे। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, जो प्रोड्यूसर साथ मैंने काम किया था उसने हमेशा मुझे दोबारा बुलाया ही बुलाया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे को रिपीट नहीं किया। हमेशा 40 साल मेरा इसी में है कि जो साथ मैंने काम किया है, गिने इतनी फिल्में, मैं 200 के ऊपर फिल्में कर चुका हूँ। फेडरेशन के पास जो पैसा आए थे वो 3 करोड़ आए थे, 3 करोड़ से भी ज़्यादा आए थे शायद, उसमें ज़्यादा ही होगा, कम बिल्कुल नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने वो पैसा दिया उसका सबका धन्यवाद। वो सब लोग को मैंने दिल से सही दिल से उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो हेल्प की तो उसके लिए भी उनका धन्यवाद। तो मैं आगे यही बोल रहा हूँ आपको कि अभी ये महामारी जूझने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद कुछ शूटिंगें चालू हुई है, मगर फिर भी वो सैनिटाइज करना, उसके बाद में उनका सारा देखना, ये करना वो करना वो करना। बहुत से लोगों को शूटिंग के दौरान भी कोरोना पॉजिटिव मिल जाते हैं, फिर एक और दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये महामारी से हमको कैसा भी करके निकलना है बाहर। जब तक हम ये महामारी के साथ जिएंगे तो हमें कुछ नहीं लगता कि आगे हमारा क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अभी 120 दिन हो जाएंगे, कम से कम 4 महीना तो हम लोग लॉकडाउन में हैं। आज भी हमारे महाराष्ट्र का लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है। सारी संस्थाएं, सारा देश, सारा राष्ट्र हमारा उसके पीछे लगा हुआ है। तो हमें इसके ऊपर उठ के काम करना है। मेरी प्रोड्यूसर भाई लोग को यही एक रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों ने आपके पास काम किया है उनका पैसा आप उनके खाते में ट्रांसफ़र करो। हमको बार बार आपके पास पैसा मांगने के लिए हाथ जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई मैंने मेहनत किया है, मेरे लोगों ने मेहनत किया, उसका पैसा मैं आपके पास मांग रहा हूँ। मैं कोई कर्जा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। मैं कर्जा मांगता हूँ, मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, मगर मेरे को ये हालत बुरा लग रहा है कि मैंने काम किया, मैंने पसीना लगाया, उसका पैसा मांगने के लिए आपके पास बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो मेरे को यही आपको बोलना है सर कि ये आप इसको हटो, यहाँ से हट के एक कदम आप ऊपर आओ। जो लोग काम करते हैं उनका पैसा आप दे दो, आज नहीं कल नहीं। अगर कोई महीना सैलरी के ऊपर भी काम करता है, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख के अंदर आप उनको पैसा पेड करो, ताकि वो भी आपके साथ काम करे, आपका अच्छा सा रहे, एक दूसरे के साथ हमारा काम करता रहेगा। और एक बात मैं आप सब लोग को उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, आज भी हमारी इंडस्ट्री को असंगठित कामगार क्षेत्र के अंदर दर्जा दिया गया है। हम लोग क्यों नहीं है संगठित, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों? हमने इतने खासदार दिए, इतने एमपीज दिए आज तक, मगर किसी ने भी हमारे तरफ आज तक देखा नहीं। बीच में भी जब हमने 2-4 बार उनका जो बजट आता है, बजट के अंदर हमने देखा उसमें इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा भाई? सबसे ज़्यादा टैक्स तो हम आपको दे रहे हैं। सालाना 2000 फिल्में बनती है। 2000 फिल्मों, जब 9,500 थिएटर है पूरे भारत में,
उसके ऊपर से इतने सारा बिजनेस हमारा जाता है आपके पास, करोड़ों रुपए आपके पास जा रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे जो हम लोग हैं उसके बारे में किसी ने सोचा क्यों नहीं है? क्या, क्यों, कब जाएंगे?